हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान विषय में नागरिक शास्त्र इकाई को सबसे पहले आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि इसमें से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नागरिक शास्त्र इकाई में सबसे पहला पाठ है लोकतंत्र। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको लोकतंत्र का अर्थ और उसकी जो निहित उद्देश्य है वो समझाए थे। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण। सबसे पहले लोकतंत्र का जो सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्धांत है, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण है, उसका अध्ययन करेंगे। इस उदारवादी लोकतंत्र को पश्चिमी सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का सबसे पहले जो उदय है वो विश्व के पश्चिमी देशों में हुआ था और वहां उन्होंने व्यवहारिक रूप में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सर्वप्रथम अपनाया था। इसे लोकतंत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत कहा जाता है। हम सबसे पहले परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के विचारकों के नाम याद रखेंगे, क्योंकि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य सिद्धांत और कौन कौन से विचारक है जिन्होंने परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था, और इनकी किताब में ये साफ दिखाई देता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सिद्धांत देने वाला विचारक, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जिन्होंने लोकतंत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र वह शासन है जो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाता है। जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर, ये प्रमुख विचारक रहे हैं इनके, और इन्होंने एक मुख्य जो सिद्धांत दिया इनके विचारकों का सार यह है कि व्यक्ति का सुख और स्वतंत्रता व अधिकार जहां है वहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं या लक्षणों के बारे में जानेंगे। लोकतांत्रिक उदारवादी जो सिद्धांत के विचारक है वो ये मानते हैं कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, यानी वो अपना भला बुरा स्वयं सोच सकता है। न्यूनतम तर्क, बुद्धि और संवेदनशीलता, इतनी विशेषताएं उन्होंने मनुष्य में मानी, क्योंकि राजतंत्र जो शासन प्रणाली थी उनका ये मानना था कि व्यक्ति पर शासन करने के लिए एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह को करना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ये मानती है कि मनुष्य अपना भला बुरा स्वयं सोच सकता है। दूसरा इनका सिद्धांत है सीमित शासन के सिद्धांत का पालन, यानी सरकार को कम से कम कार्य करना है, केवल जो बहुत अधिक आवश्यक है, सुरक्षा संबंधी काम है, वो सरकार को करने हैं। तो इन्होंने सीमित शासन का सिद्धांत दिया था, और उदारवादियों के अनुसार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संविधानवाद अनिवार्य है, यानी सरकार है वो संविधान के अनुसार ही कार्य करे। अगली जो विशेषता है, शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा, यानी शासन जितनी सत्ता का प्रयोग करेगा वो उतनी ही कर पाएगा जितनी जनता चाहती है, जनता की इच्छा जिसमें निहित है। यहाँ उदारवादी ये मानते हैं कि सरकार है वो ट्रस्टी या न्यासी के रूप में काम करेगी, यानी जो मूल जो सत्ता है वो जनता में निहित है, केवल और केवल सरकार के द्वारा उसका जनता के हित में ही उपयोग किया जाता है, जनता के कल्याण में उसका उपयोग किया जाता है। शासन के संचालन के निश्चित और आधारभूत नियम, उदारवादियों का ये मानना था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कुछ निश्चित नियम होने आवश्यक है। पहले ही आपको बताया यहाँ संविधान के अनुसार ही शासन चल सकता है, तो इन्होंने माना सबसे पहला कि जो शासन है वो जनता के द्वारा किया जाए, और सरकार या सत्ता का जो गठन किया जाता है उसमें भी बहुमत के सिद्धांत का पालन हो, यानी जिसको सबसे अधिक मत मिले वही व्यक्ति या वही व्यक्ति समूह शासन कर सकता है, और अंतिम रूप से शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होना अनिवार्य है। अगर उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है तो वहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है। चौथा इनका मानना है कि शासन का सर्वोपरि उद्देश्य है वो जनता का हित होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के हितों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगला सिद्धांत दिया कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त हो, यानी जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वहां कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों से और मनुष्य होने के नाते जो स्वतंत्रताएं उनके लिए अनिवार्य है उन स्वतंत्रताओं को उनको दिया जाना निश्चित रूप से आवश्यक है। इसके अलावा
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए उदारवादियों ने निष्पक्ष न्यायपालिका को भी अनिवार्य बताया कि एक न्यायपालिका ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके, और इस न्यायपालिका के अंतर्गत शासक से लेके शासित तक सभी समाहित है। अगला जो है निष्पक्ष चुनाव, यानी जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वहां एक निश्चित समय के बाद में निष्पक्ष चुनाव होना अनिवार्य है। अगर निष्पक्ष चुनाव समयबद्ध कार्यक्रम में नहीं होंगे तो संबंधित दल या व्यक्ति समूह है उनमें तानाशाही या राजतंत्रशाही आ सकती है, इसलिए इन्होंने चुनाव को अनिवार्य बताया था। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए एक या एक से अधिक यानी या तो द्विदलीय या बहुदलीय राजनीतिक दल की व्यवस्था होनी भी आवश्यक है। निर्णय बहुमत के आधार पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में उदारवादियों का मानना था कि जितने भी निर्णय होंगे उनमें बहुमत अनिवार्य होगा। अगर बहुमत नहीं होता है तो वो निर्णय पारित नहीं किए जाएंगे, और साथ ही साथ अल्पमत के प्रति भी सहिष्णुता रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्तियों की अगर संख्या कम है और उनका बहुमत नहीं बन पाता है तो उनका किसी भी स्थिति में अहित ना हो। अगला जो लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत और दृष्टिकोण है वो है बहुलवादी सिद्धांत। वैसे अधिक लोकप्रिय सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत रहा है, लेकिन बहुलवादी सिद्धांत है उनका ये मानना था कि समाज में संघात्मक स्वरूप होना चाहिए, सभी संघों की मान्यता रहनी चाहिए। बहुलवादी सिद्धांत के विचारक कौन कौन है? H.J. लॉस्की, अर्नेस्ट ब्राकर, मिस फोलेट, G.D.H. कोल और डिग्वी। और इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन्होंने बहुलवादी विचारधारा का समर्थन किया वो है रॉबर्ट डहल। इन सब की मानना यह था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वही सफल है जहां निजी समूह या हित समूह अपनी प्रभावी भूमिका में अपनी प्रभावी भागीदारी निभाते हैं। तो आपको बहुलवादी सिद्धांत याद रखना है। मुख्य उद्देश्य समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास, इसके विचार और हित समूह की प्रधानता। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपकी बहुलवादी विचार संबंधी सिद्धांत को स्पष्ट हो जाता है। अगला है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक विशिष्ट वर्ग द्वारा शासन, मतलब जहां पर एक वर्ग विशेष है वो अपनी विशिष्टता के साथ शासन करता है। इस विचारधारा के प्रतिपादक है वो मुख्यतः क्या मानते हैं कि शासन का जो केंद्र है वो अभिजन वर्ग होना चाहिए। मतलब ये मानते हैं कि एक होता है शासक वर्ग, एक होता है शासित वर्ग। तो शासक वर्ग है वो निश्चित होगा और उसे ही हमेशा बहुलवादी जो बहुल तंत्र है उन पर शासन करना चाहिए। इसके मुख्य प्रतिपादक है वो है रॉबर्ट मिचेल्स, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है द पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें इस विचारधारा का समर्थन किया है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का। इसके अलावा मोस्का, पेरेटो, बर्नहम, C.S. राइट और मिल्स ने भी बहुलवादी विचारधारा का समर्थन किया है। और इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में जो प्रमुख रूप से एक किताब चर्चित रहती है द रूलिंग क्लास। देखिए इस किताब का इन्होंने शीर्षक रखा द रूलिंग क्लास, यानी एक विशिष्ट वर्ग है वो हमेशा शासन करेगा और वो रूल के अनुसार है वो अपना सरकार चलाएगा। उस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे ये बहुलवादी सिद्धांत विचारक। और तो आपने इन तीन सिद्धांतों को स्पष्ट कर लिया है, परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत, इसके अलावा बहुलवादी सिद्धांत और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अब हम अगला सिद्धांत जानेंगे। लोकतंत्र का जो चौथा सिद्धांत है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले लोकतंत्र में अर्थ को जोड़ा था, क्योंकि कार्ल मार्क्स की विचारधारा है वो मुख्यतः इस बात पर आधारित थी। मार्क्सवाद कहता है कि जो पूंजी है वो अधिकतर एक ही वर्ग के पास केंद्रित रहती है और जो जन सामान्य है या बहुसंख्यक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो शोषित रहता है। तो मार्क्स का मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल है जब अर्थ का वितरण है वो लोकतांत्रिक ढंग से यानी बहुसंख्यक जनता में हो। तो उन्होंने लोकतंत्र में एक
नया सिद्धांत जोड़ा, आर्थिक लोकतंत्र, या उनके लोकतंत्र को जनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। एक शब्दावली और भी अंग्रेजी में लिखी हुई मिलती है, पीपुल्स डेमोक्रेसी, यानी जहां आपको आर्थिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो सिद्ध करना है, वहां आपको ये लिखना पड़ेगा आर्थिक लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र या पीपुल्स डेमोक्रेसी। और इनके प्रतिपादक विचारक है कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंजल्स। नाम याद रखिएगा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। इसके बाद इन्होंने तो इस विचारधारा को प्रतिपादित किया था, लेकिन व्यवहार रूप में लेनिन, स्टालिन और माओ त्से-तुंग ने चीन में, लेनिन और स्टालिन ने रूस की साम्यवादी क्रांति में इस विचारधारा को व्यवहार में भी अपनाया था। लोकतंत्र का पांचवा जो सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। समाजवादी सिद्धांत है वो हमने जो पूर्व में पढ़ा, सबसे पहला उदारवादी परंपरावादी दृष्टिकोण है। तो उदारवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है, यानी उदारवाद का बहुसंख्यक समुदाय को स्वतंत्रता और अधिकार की अवधारणा, और साथ ही साथ आर्थिक लोकतंत्र यानी आर्थिक समानता, जहां दोनों का मिश्रण है, वो सिद्धांत है समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र का। यानी समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारक जो थे, उनका ये मानना था कि व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता दोनों लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होना चाहिए। तो हम दोनों, अगर हमने पूर्व में उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत समझ लिया है, तो इन दोनों को मिलाकर आपको इसमें लिखना है कि समाजवादी दोनों का मिश्रण है, यानी इसमें व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता दोनों का जहां मेल होगा, वहां लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांत है वो होगा। लोकतांत्रिक समाजवादी जो विचारक है, उनका ये मानना है कि कोई भी कार्य है वो क्रांति और हिंसा के स्थान पर न होकर संवैधानिक साधनों के आधार पर होना चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अपना कार्य करवाना है तो उसे जो साधन है वो संवैधानिक या कानूनी साधन है वही अपनाने चाहिए, तभी उनका साध्य है वो सिद्ध होगा। इसमें व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता दोनों पर अधिक बल दिया गया है। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रतिपादक भी रहे हैं। अब हमने ये लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के 5 सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। अब हम जानेंगे कि लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें जनता द्वारा सीधे हाथ उठाकर निर्णय के लिए मत दिए जाते हैं और जनता स्वयं शासन करती है। अब जनता स्वयं शासन करे, सारे निर्णय वो स्वयं ले, एक स्थान पर एकत्रित हो, तो ऐसा बड़े राज्यों में संभव नहीं है। तो पहले प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में ऐसी पद्धति थी कि वहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, जो लोग है, वो स्वयं एकत्रित होते और जो भी निर्णय उन्हें लेना होता, कानून पारित करना होता, वो कानून पारित करते और कानून पारित करने के लिए वो हाथ खड़े करते और जहाँ बहुमत सिद्ध होता वो कार्य होता। तो ऐसा प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में व्यवस्था थी। तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रकार था। वर्तमान में केवल और केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। आपके पास अलग से प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों में अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। दूसरा प्रकार है लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। जैसा नाम से ही पता चलता है प्रतिनिधि, यानी जहां पब्लिक के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव है वो कार्य करते हैं, वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो सबसे अच्छी परिभाषा है वो लॉर्ड ब्राइस ने दी है, क्योंकि कहीं भी हमें उत्तर लिखना है 1-2 विचारकों की परिभाषाएं अवश्य लिखनी चाहिए। लॉर्ड ब्राइस ने कहा लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें राज्य की जो शासन की शक्ति है कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो वर्तमान में भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड,
स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन में प्रत्यक्ष है, बाकी जगह अप्रत्यक्ष है। ऑस्ट्रेलिया सभी जगह लगभग है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। पहले नेपाल में राजतंत्र था लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। भूटान में भी पहले राजतंत्र था लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। जो सबसे अधिक चर्चित और सबसे अधिक व्यवहार में वर्तमान में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन ही कार्य कर रहा है। यहाँ जनता सीधे शासन न करके अपने प्रतिनिधियों का, क्योंकि इसे प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहा जाता है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बात रखते हैं और संपूर्ण जनता के हित का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। इसमें हम अब्राहम लिंकन की परिभाषा भी लिख सकते हैं। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने ये कहा है प्रतिनिधि लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें जनता के लिए जनता द्वारा शासन किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण तथा लोकतंत्र के प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को समझाया है। लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है, लोकतंत्र के प्रकार के नाम लिखो और उन्हें समझाओ, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और आपको कम से कम 4-4 लाइन का वर्णन उसमें अवश्य लिखना है। तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।